आर्टिकल 370 से मुक्ति, तीन 370 हटाना, नमस्कार। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कभी हां कभी ना वाली फिलॉसफी साहित्य में और फिल्मों में तो खूब चलती है, लेकिन अगर शासन प्रशासन की बात करें तो ठोस और दूरदर्शी फैसले ही उन्नति की राह खोलते हैं। इन मायनों में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और इंटीग्रेशन वो अहम कड़ी है जो एक सिस्टम को पारदर्शी, मजबूत और एकजुट बनाती है। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में एकीकरण और राजनीतिक सुधारों में कई ऐसे फैसले लिए जिससे पूरा देश पूरी स्पष्टता से चल पड़े। 12 साल देश खुशहाल के इस एपिसोड में हम आज इसी की बात करेंगे। देश में पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे और आर्थिक व्यवस्थाओं में बड़ी तरक्की हुई है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए देश को बस एक भौगोलिक सीमा भर समझना सही नहीं होता, क्योंकि वो देशवासियों की एकीकृत भावना का एक प्रवाह है। हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, भारत विविधताओं में एकता का देश है। सवाल है, पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने देश के एकीकरण की उस भावना को अपने फैसलों से कितना मजबूत किया है? किसी देश के विकसित होने के लिए सिर्फ जनसंख्या और वहां का क्षेत्रफल ही जरूरी नहीं होता। जरूरत पड़ती है स्थायी सरकार, क्रांतिकारी सोच, टेक्नोलॉजी के समन्वयन और युवा शक्ति को एक दिशा देने से। शायद यही वजह है कि दक्षिण कोरिया, जापान जैसे तमाम ऐसे देश हैं जिनकी आबादी बहुत कम थी, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी और सोच ऐसी थी कि देखते देखते विकसित हुई। जब नियम स्पष्ट होते हैं, नीतियां साफ और टारगेटेड होती हैं, तो पूरा देश एक व्यवस्था, एक बाजार और एक लक्ष्य लेकर एक साथ चल पड़ता है। तब न सिर्फ पॉलिसीज बनाना आसान होता है, बल्कि उन्हें लागू करना और तेजी से उस पर आगे बढ़ना भी आसान हो जाता है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल में राजनीतिक सुधारों और एकीकरण की उस भावना को जगाने के कई उदाहरण भरे पड़े हैं। चाहे धारा 370 का खात्मा हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास पर फोकस हो, महिला आरक्षण हो, नक्सलवाद का पूरे देश से सफाया हो, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हो, या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण के तहत सदियों से लंबित अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। पॉलिसी पैरालिसिस के दलदल में धंसने की दिशा में बढ़ रहे देश को पीएम मोदी के कई मजबूत नीतिगत फैसलों ने झकझोरा, जगाया और आगे की राह साफ दिखाई। भारत बांग्लादेश, पुराना पाकिस्तान, सीमा विवाद कितने साल बाद हल हुआ? 70 साल बाद। सीएए से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को नागरिकता का अधिकार कितने साल बाद मिला? 70 साल बाद। शहीद जवानों के लिए देश में नेशनल वॉर मेमोरियल कितने साल बाद बना? 50-60 साल के बाद बना। सुनकर के आपको भी लगता होगा कि पहले की सरकारों ने कैसे कैसे देश को उलझा के रखा हुआ था। आप मुझे बताइए, क्या मुझे भी ऐसे ही चलना चाहिए कि समस्याओं को सुलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए कि नहीं सुलझाना चाहिए?
पॉलिसी पैरालिसिस के चलते ढुलमुल नीतियों ने देश की कई समस्याओं को कभी ना खत्म होने वाला सिरदर्द बना दिया था, जिसके बढ़ते भारी बोझ तले सियासत और पूरा देश जाम जैसी स्थिति में रुका पड़ा था। मोदी सरकार के ऐसे राजनीतिक फैसले जिन्होंने देश के एकीकरण में ऐतिहासिक योगदान दिया, उनमें सबसे पहले नंबर पर है आर्टिकल 370 का खात्मा। जो भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन व्यवहार में ये अलगाववाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा नासूर बन गया था जो देश को लगातार खोखला कर रहा था, जिसने कश्मीर के युवाओं के मन में ये गलतफहमी पैदा कर दी थी कि कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता अस्थायी है। इसके कारण घाटी में अलगाववाद फला फूला, जो बाद में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद में बदल गया। पांच अगस्त 2019 वो तारीख है जब मोदी सरकार ने इसे समाप्त कर उस अलगाववादी दीवार को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया, जिससे कश्मीर में पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में भारी कमी आई और वो मुख्य धारा के विकास से जुड़ सका। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। मोदी सरकार को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति तब सदन में गृह मंत्री के चट्टानी इरादे की गूंज से जाहिर हुई। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। धारा 370 और 35A के कारण दूसरे राज्यों के नागरिक कश्मीर में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते थे और न ही कोई उद्योग लगा सकते थे, जिससे राज्य में बाहरी निवेश रुक गया था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो गए थे और देश का पूरा ध्यान और संसाधन हालात सुधारने पर ही लगा हुआ था। धारा 370 के प्रभावी रहने से जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का खर्च दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा था, जिसे एक वानगी से समझिए। वर्ष 2000 से लेकर 2016 के बीच देश की मात्र 1% आबादी वाले कश्मीर में कुल केंद्रीय सहायता का 10% हिस्सा अकेले दिया जा रहा था, जबकि इसके उलट यूपी जैसे बड़े राज्य को, जहां देश की करीब 13% आबादी रहती है, केंद्रीय अनुदान का केवल 8.2% हिस्सा मिलता था। केंद्र सरकार ने 2000 से 2016 के बीच प्रति कश्मीरी नागरिक पर औसतन 92,000 रुपए सालाना खर्च किए, जबकि यूपी से तुलना करें तो वहां प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 43,000 रुपए था। यानी कश्मीर पर होने वाला खर्च यूपी से 2 गुना से भी ज्यादा था। बेहद हैरान करने वाली बात ये थी कि भारत विरोधी गतिविधियों और अलगाववाद को हवा देने वाले नेताओं की सुरक्षा और रख रखाव पर भी सरकार सालाना करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, जिसका 90% हिस्सा केंद्र उठाता था। आजादी के बाद से धारा 370 हटने तक केंद्र सरकार कश्मीर में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की भारी भरकम राशि खर्च कर चुकी थी। जो पैदा किए गए जख्म को कंट्रोल करने पर खर्च हो रहे थे, जबकि बीमारी की जड़ पर चोट करने का राजनीतिक साहस कोई नहीं जुटा पाया।
जब मोदी सरकार ने साहसिक फैसला लिया तो सियासी चक्रव्यूह के शिकार इस बड़ी समस्या से निजात मिली। आज कश्मीर गुलजार है। धारा 370 हटने पर खून की नदियां बहने की धमकी देने वाली भाषा खामोश है और अब धरती की जन्नत एक बार फिर मुस्कुरा रही है। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के डल झील में, जो कि काफी मशहूर पर्यटक स्थल माना जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलानी जो है वो इस झील का जो है वो दौरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिल्में भी फिल्माई गई है पहले, और ये झील जो है काफी अंदर है। जो भी कश्मीर आता है पहले वो इस झील में जो है वो बोट राइड करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी गई है एंटरटेनमेंट के हिसाब से। वेदर बहुत प्लेजेंट है एंड स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं। डल लेक के अंदर हमने स्टे किया है हाउस बोट में, बच्चों को यहाँ पर राइड्स दिला रहे हैं। एवरीथिंग इज वेरी अमेजिंग। तो टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक और खुशी की बात है, जो बाहर इस वक्त हमारी हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके वजह से सारे प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ कश्मीर आने के लिए। 10-12 सालों में जो चेंजेस आया है, बहुत चेंजेस है। पहले यहाँ पे काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे, और मोदी जी की वजह से या भारत सरकार की वजह से हम लोग बहुत सिक्योर हैं। हमारी अर्धसैनिक जो बल हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। छोटी भी बात हम कहते हैं वो समझ जाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ कश्मीर घाटी गुलजार है, बल्कि धारा 370 के खात्मे के इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक नजीर पेश की है। देश को टुकड़ों में देखने वालों को राष्ट्रवाद के इस ताजा झोंके ने नेपथ्य में धकेल दिया है। जब से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटा है, तब से एक नया कश्मीर बन गया है। वहाँ घूसखोरी कम हुई है, वहाँ पे अपराध कम हुआ है, आतंकवाद कम हुआ है, अलगाववाद कम हुआ है, वहाँ पत्थरबाजी कम हुई है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस आया है, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के लोगों को अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई है। नहीं तो जब तक 370 था, जब तक आर्टिकल 35A था, तब तक वहाँ जो विशेष दर्जा था उसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था कि सेंटर का जितना बजट जाता था उसका आधा जो नेता अपने आप खा जाते थे, बाकी नौकरशाह खा जाते थे, तो विकास नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटने से वहाँ जब शांति आई है, तो वहाँ का जो टूरिज्म बढ़ा है, वहाँ का मेन बिजनेस टूरिज्म है। देश को अंदर से खोखला करने वाला, सुरक्षा बलों और आदिवासियों के लिए आतंक का पर्याय बने नक्सलवाद का भी मोदी सरकार में जड़ से सफाया किया जा चुका है। सुरक्षा बलों ने 2024 से 2026 के बीच ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे बड़े अभियान चलाए और जंगलों से उस लाल आतंक का सफाया कर दिया है जिसने बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक के हिस्सों में अपना अभेद्य रेड कॉरिडोर बना लिया था। अखबारों में अमूमन हर रोज नक्सलवादी हमलों की खबरें होती थी। लगता था जैसे सिस्टम इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसने देश के भीतर एक वैकल्पिक सत्ता खड़ी करने की कोशिश की। ये सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और बिजली घरों के निर्माण को रोकते थे। स्थानीय लोगों के साथ शासन प्रशासन में भय और आतंक का माहौल बनाकर उगाही करते थे। नक्सलियों ने हिंसा और राजनीतिक हत्याओं से कोहराम मचा रखा था। लेकिन मोदी सरकार के बेहद सख्त रुख और पुनर्वास नीतियों की वजह से 2014 से अब तक के कार्यकाल में 8,751 से ज्यादा नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, जबकि सुरक्षा बलों के एक्शन में 1,801 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी थी, जिसे वक्त रहते पूरा किया और छत्तीसगढ़ के बस्तर में 18-19 मई 2026 को 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कर ये दिखा भी दिया कि हालात कितने बदल गए हैं। क्योंकि जहां शासन के बड़े लोग जाने से डरते थे, वहीं जगदलपुर में हुई इस केंद्र स्तरीय बैठक में देश के गृह मंत्री समेत 4 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। हर जगह पे बस्तर की जनता में
उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। हाँ, ये तो है, अभी नक्सलवाद भी खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए और देश में एक अमन, चैन, शांति और उसके साथ तेजी से विकास ये चल रहा है। और ये मोदी जी का जो मंत्र है 2047 में विकसित भारत, ये जो हमारा लक्ष्य है, इसमें हम पूरा सफल होंगे और इसमें हम लोग नक्सली हिंसा के अंत से उन क्षेत्रों में भी भारत के संविधान और कानून का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हुआ है जो कभी रेड कॉरिडोर के रूप में बदनाम थे। देश से नक्सलवाद का लगभग पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। दशकों पुराने लाल आतंक का खूनी खेल मोदी सरकार में अब सिमट चुका है। 2014 तक जो रेड कॉरिडोर 126 जिलों में फैला था, वो अब 3 से 6 जिलों में सिमट कर रह गया है। देश का नक्सल प्रभावित प्रदेश छत्तीसगढ़, वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद से अब तक राज्य में और केंद्र में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने भी नक्सलवाद को देश के लिए चुनौती नहीं माना। लेकिन वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तो नक्सलवाद को सही तरीके से एड्रेस किया गया। सबसे पहले उसकी गंभीरता, उसके खतरे को भांपते हुए नाम दिया गया वामपंथ उग्रवाद और एक समन्वित कार्य योजना बनाई गई। नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो, राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई और फिर ऐलान हुआ कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार की कि नक्सलवाद ना केवल छत्तीसगढ़ से खत्म हुआ, बल्कि जितने भी राज्यों में नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहाँ या तो नक्सलियों ने सरेंडर किए या उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तय समय पे एक तय करके एक समय की को देखते हुए उन्होंने इस तरीके का जो किया है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और मैं कहूँ कि अगर छत्तीसगढ़ को डबल इंजन के कई फायदे हो रहे होंगे, नो डाउट डबल इंजन सरकार है, तो लेकिन मेरी नज़रों में सबसे बड़ा फायदा अगर छत्तीसगढ़ को कोई मिला है, तो मैं कहूँ कि इस नक्सल समाप्ति के लिए जो सहयोग केंद्र के मिले हैं और जो एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ है, उस जो नक्सल की जो सशस्त्र नक्सल है, उनके खात्मे पे जो हुई है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। जंगलों में हथियारबंद माओवादियों का सफाया तो हो गया, लेकिन इनके शहरी नेटवर्क जो इन्हें वैचारिक, कानूनी और इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, ऐसे अर्बन नक्सलियों पर कुछ लगाम लगी है, लेकिन ये अब भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जंगलों में बंदूकें शांत होने के बाद भी शैक्षणिक संस्थानों, सोशल मीडिया और एनजीओ के जरिए ये अलगाववादी विचारधारा फैलाने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों का अगला बड़ा टारगेट यही अर्बन इकोसिस्टम है। हालांकि नक्सलवाद का खात्मा सिर्फ हिंसा और भय से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये देश के विकास और आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय है। सुरक्षा व्यवस्था सुधरने से घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ेगा। पहले सुरक्षा पर होने वाले करोड़ों के खर्च अब विकास पर खर्च हो रहे हैं। देश का अहम हिस्सा उत्तर पूर्वी राज्य, जो वर्षों से केंद्रीय उपेक्षा, पिछड़ेपन और उग्रवाद के दंश से पीड़ित थे, पीएम मोदी ने इन 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का नाम दिया। और बात सिर्फ नाम की नहीं है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने 70 बार से ज्यादा पूर्वोत्तर भारत का दौरा किया है। पीएम के एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट विजन के तहत सिर्फ पीएम ही नहीं,
बल्कि केंद्रीय मंत्रियों ने भी 2015 के बाद से 700 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा किया। कई सारे शांति समझौते किए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के दशकों पुराने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021 और असम मेघालय सीमा विवाद समाधान 2022 जैसे ऐतिहासिक समझौते किए। अब सपा में कमी आई। अशांत क्षेत्रों से सशक्त बल विशेषाधिकार अधिनियम के दायरे को काफी कम कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों का दिल्ली और केंद्र सरकार में भरोसा बढ़ा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 में संसद की तरफ से पारित किया गया और मार्च 2024 में लागू किया गया ऐसा कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देता है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं। इसे लेकर मोदी सरकार भारी आलोचनाओं का भी शिकार रही। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। दरअसल धार्मिक कट्टरता और उत्पीड़न के शिकार कई दशकों से इन समुदायों के लोग अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेने आए थे, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून 1955 के तहत दस्तावेज न होने की वजह से इन्हें अवैध प्रवासी माना जाता था, जिससे ये सम्मानजनक और बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। लेकिन CAA एक्ट ने उनकी ये कानूनी अड़चन दूर की। मोदी सरकार द्वारा लाए गए CAA कानून, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे ऐसे अल्पसंख्यक लोग जो वहाँ पे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, उनको यहाँ पर नागरिकता दी गई। यानी कि जो भारत में शरणार्थी थे उनको नागरिकता मिल गई। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों का ये तर्क रहता है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर CAA जो कानून है वो सिर्फ अल्पसंख्यक जो हैं उन्हीं को नागरिकता क्यों दी जाती है, यानी कि उसमें केवल हिंदू और सिख और अगर बात की जाए तो जैन धर्मों के लोगों को ही नागरिकता क्यों दी जाती है, बल्कि मुसलमान भी तो वहाँ रह रहे हैं, तो उनको आखिरकार नागरिकता क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकारों के खिलाफ है। जबकि सरकार का ये तर्क है कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, और ऐसे में जो CAA कानून है वो धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित लोग हैं, यानी कि जिनके साथ धार्मिकता के आधार पर प्रताड़ना की जाती है, अगर वो हिंदू हैं और उनके साथ वहाँ पर अत्याचार होता है, या सिख हैं और उनके साथ अत्याचार होता है, तो उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। और ये कानून ऐसा कहता है। और 2014 से पहले जो लोग यहाँ भारत में आकर बस गए थे उन लोगों को सरकार ने नागरिकता भी देने का काम किया। हम तो भारतीय तो पहले भी थे, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी कहलाने लगे। जब भी बंटवारा हो गया तो फिर भी हमें मोदी का धन्यवाद कहते हैं, जो हमारे जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी हिंदू आए उनके लिए नागरिकता की CAA कानून पास किया, उनको रहने के लिए आशीर्वाद दिया, तो हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो पाकिस्तान का कारण था कि वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, एक ये कमी है। और दूसरा तो भेदभाव भी होता है, वहाँ हिंदू और मुसलमानों का भेदभाव होता है। इसी कारण हमने चक्कर मारने सोच लिया भाई हरिद्वार जाएं और देखें, और भारत हमें अच्छा लगा। ये मोदी सरकार ने हमारे को नागरिकता दी, अच्छी करी, अच्छा करा, क्योंकि 10 सालों में 20 सालों में किसी को नागरिकता नहीं मिल रही, हमें 6 साल में नागरिकता, 7 साल में नागरिकता मिल रही है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों और वैध शरणार्थियों के बीच अंतर करना जरूरी है। एक स्पष्ट नागरिकता ढांचा ही आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण की पहली शर्त है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। उनकी ये पहल सिर्फ धार्मिक ढांचे का निर्माण नहीं है, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का एक बड़ा माध्यम बनी है।
बेशक राम मंदिर मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक कानूनी फैसले से हुआ, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि सदियों पुराना विवाद जिसे कानूनी और सियासी पचड़ों में इस तरह उलझा दिया गया था कि इस दौर में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इसका समाधान इतने शांति सौहार्द भरे वातावरण में हो जाएगा। दशकों पुराने मामले की सुप्रीम कोर्ट में लगातार और फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई। सरकारी वकीलों की तरफ से न सिर्फ मजबूत कानूनी पैरवी तय की गई, बल्कि अदालती आदेश के बाद समय सीमा के भीतर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के शुरू करवा दिया गया। राम मंदिर में प्रयोग की गई सामग्री जैसे कर्नाटक की शिलाएं, कलाकारों और शिल्पकारों की भागीदारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को साकार करती है। हालांकि मोदी सरकार की सीधा हस्तक्षेप रामलला के मंदिर के निर्माण में नहीं है, लेकिन देखें जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और उनके सहयोगी संगठन ने रामलला के मंदिर में जन भागीदारिता को प्रमुख रूप से रखा, उसके पीछे नरेंद्र मोदी की जो मंशा रही है वो साफ रूप से झलकती दिखी है। अयोध्या मुद्दे पर सियासत ने दशकों तक समाज को बांटने का काम किया था, लेकिन मोदी के नेतृत्व में बिना किसी हिंसा के संवैधानिक दायरे में इस विवाद का समाधान खोजना विभिन्न समुदायों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत और राष्ट्रीय सामंजस्य का प्रतीक है। वैसे भी राम मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है। इसने देश विदेश में बसे भारतीयों को एक साझा सांस्कृतिक पहचान के सूत्र में बांधा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने प्रशासनिक और कानूनी सुधार के तहत 1,500 से ज्यादा बेहद पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया। ब्रिटिश काल के 164 साल पुराने कानून को बदलकर मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पूरे देश में प्रभावी किया। दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए गए फैसले कभी कभी कड़े और दूरदर्शी होते हैं, तो कभी कभी ये अलोकप्रिय भी होते हैं, लेकिन देश हित में इन फैसलों को लेना बहुत जरूरी होता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस की छवि से निकलकर कई बड़े और अहम फैसले किए, जिनका मकसद रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को मजबूत करना था, और इसी मजबूती ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया।